एक मजबूत मुल्क वो नहीं होता जिसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा हो या जिसकी फौज बहुत बड़ी हो। अमीर होने से भी काम नहीं चलता, तो फिर कैसे चलता है? मजबूत मुल्क वो होता है जिसकी संस्थाएं मजबूत हों, क्योंकि तब आप किसी व्यक्ति विशेष के चमत्कार से बंधे नहीं रहते। कोई आए कोई जाए, देश बना रहता है। देश की संस्थाएं उसे ताकत देती हैं। ऐसा देश किसी भी आपदा से निपट सकता है। क्या हम भी ऐसा देश बनना चाहेंगे? जवाब आप हाँ में ही देंगे, लेकिन तब आपको इस सवाल का जवाब खोजना होगा कि क्या इस देश की संस्थाएं मजबूत हैं। हाँ या ना कहने की जल्दी में मत रहिए। आप अपने जवाब तक पहुंच पाएं, उसके लिए हम थोड़ी मदद कर देते हैं। आज हम देश की दो बड़ी संस्थाओं, चुनाव आयोग और न्यायपालिका की बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों खबरों में हैं, लेकिन इनके खबरों में आने की वजह बहुत अच्छी नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप लल्लन टॉप शो देख रहे हैं। शो में जो विस्तार से बात होगी जिन विषयों पर, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। शुरुआत करते हैं चुनाव आयोग से। चुनाव को लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है और उस आत्मा से कोई खिलवाड़ ना करे, हमारे वोट के मोल को कोई कम ना कर सके, इसके लिए हमने चुनाव आयोग बनाया। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, जैसे राष्ट्रपति का दफ्तर है, जैसे प्रधानमंत्री का दफ्तर है, वैसे ही चुनाव आयोग को भी संवैधानिक दर्जा मिला है, ताकि देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। नाम का चुनाव कोई भी करवा सकता है। इसका असली काम है चुनाव को निष्पक्ष रखना, ताकि कोई पैसे और सत्ता से कितना भी ताकतवर हो, लोगों के चुनाव को प्रभावित करने की अनुचित कोशिश ना कर पाए, और करे तो नतीजा भुगते। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में रितिका चोपड़ा की एक रिपोर्ट छपी है। इसके मुताबिक 16 नवंबर को प्रधानमंत्री दफ्तर की तरफ से एक ऑनलाइन इंटरेक्शन हुआ। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और बाकी दोनों चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और अनूप पांडे भी शामिल हुए। ना चाहते हुए भी उन्हें शामिल होना पड़ा, ऐसी जानकारी अखबार को मिली। इस कथित इंटरेक्शन के एक दिन पहले चुनाव आयोग को कानून मंत्रालय की एक चिट्ठी आई। कानून मंत्रालय चुनाव आयोग की एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री यानी प्रशासनिक मंत्रालय है। यानी चुनाव आयोग के प्रशासनिक कामों को संभालने का जिम्मा कानून मंत्रालय के पास होता है। वैसा ही रिश्ता जैसा यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का कार्मिक मंत्रालय से होता है, या सेना का रक्षा मंत्रालय से। तो रिपोर्ट के मुताबिक कानून मंत्रालय के एक अधिकारी ने कड़े शब्दों में चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी और एक ऐसी बात लिख डाली जो पहले कभी नहीं लिखी गई थी। क्या था इस चिट्ठी में जो बवाल कटा है? कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र कॉमन इलेक्टोरल रोल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे और उम्मीद करते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कॉमन इलेक्टोरल रोल क्या है, इस पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल चिट्ठी पर बात करते हैं। कानून मंत्रालय की इस चिट्ठी के बाद चुनाव आयोग में खलबली सी मच गई। चिट्ठी को सरकार की तरफ से जैसे चुनाव आयोग को भेजा गया हो समन, ऐसा लिया गया। ऐसा रिपोर्टर को चुनाव आयोग के सूत्रों ने भी बताया। ये न सिर्फ संवैधानिक मानदंडों के खिलाफ माना गया, बल्कि अब तक जो परंपराएं चली आ रही हैं उनका भी उल्लंघन माना गया। सरकार का एक नुमाइंदा चुनाव आयोग को समन करे कि आप इस मीटिंग में रहिएगा। इस कथित लेटर और उसमें तय बैठक के पहले भी 2 बार कॉमन इलेक्टोरल रोल पर प्रधानमंत्री दफ्तर की बैठकें हो चुकी थी, लेकिन इनमें चुनाव आयोग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया था। मुख्य चुनाव आयुक्त को मौजूद रहने के लिए नहीं कहा गया था। अब ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात क्यों है, ये समझिए। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 से इसे ताकत मिलती है। इसका चीफ यानी मुख्य चुनाव आयुक्त वैसे ही है जैसे सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और सरकार में प्रधानमंत्री। मुख्य चुनाव आयुक्त को कानून मंत्रालय का अधिकारी चिट्ठी लिखकर कहता है कि आपको पीएमओ के अधिकारी की बैठक में रहने की उम्मीद की जाती है। यह बिल्कुल वैसा ही है कि कल को चुनाव आयोग का कोई अधिकारी प्रधानमंत्री दफ्तर को चिट्ठी लिखकर कहे कि चुनाव आयोग के अधिकारियों की बैठक में प्रधानमंत्री की मौजूदगी की उम्मीद की जाती है। कानून के विशेषज्ञ मानते हैं कि प्रधानमंत्री भी चिट्ठी लिखकर मुख्य चुनाव आयुक्त को यह निर्देश नहीं दे सकते कि आपको मीटिंग में रहना है। मुख्य चुनाव आयुक्त सरकार का कोई आज्ञाकारी नौकरशाह नहीं होता है। इसीलिए चुनाव आयुक्त ने कथित रूप से कानून मंत्रालय की चिट्ठी पर आपत्ति जताई। चुनाव आयुक्त के एक अधिकारी के मुताबिक चुनाव आयोग के उन्होंने कानून मंत्रालय को एक नोट भिजवाया और इसमें लिखा कि वो मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। हालांकि ये नोट भेजने के बावजूद मुख्य चुनाव आयुक्त अपने विरोध पर कायम नहीं रह सके। वजह चाहे जो भी रही हो, जिस वर्चुअल मीटिंग के लिए उन्हें चिट्ठी आई थी वो उसमें तो नहीं गए, लेकिन उसके बाद पीएमओ के साथ एक कथित इनफॉर्मल इंटरेक्शन में शामिल हुए। पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्र के साथ ये इनफॉर्मल इंटरेक्शन था। इस कथित अनौपचारिक बातचीत में उसी विषय पर चर्चा हुई जिसके लिए कानून मंत्रालय ने पहले चिट्ठी लिखकर कहा था, यानी कॉमन इलेक्टोरल रोल और बाकी इलेक्शन रिफॉर्म्स।
जो सरकार लाना चाहती है। मतलब ये कि मुख्य चुनाव आयोग पीएमओ की बैठक में वीडियो बैठक में शामिल तो हुए, लेकिन अनौपचारिक बातचीत का नाम दिया गया। अब यहाँ सवाल उठते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त पर। आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर देखिए। वेबसाइट पर चुनाव आयोग के सारे आधिकारिक कार्यक्रमों की जानकारी मिल जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहां बैठक की, कहां दौरा किया, किस देश में गए, सब जानकारी प्रेस रिलीज की तरह वेबसाइट पर डाली जाती है। लेकिन इस बैठक की जानकारी वेबसाइट पर नहीं मिली। पत्रकारों को महीने भर बाद सूत्रों के हवाले से यह जानकारी निकालनी पड़ी। दूसरी बात, चाहे सरकार का कितना ही बड़ा अधिकारी बैठक रखे, मुख्य चुनाव आयुक्त से उस बैठक में जाने का फैसला उन्होंने क्यों लिया, इस पर सवाल उठ रहा है। चुनाव आयोग हमेशा रूलिंग पार्टी से, रूलिंग सरकार से, रूलिंग रिजीम से एक दूरी बनाकर रखता है ताकि उसकी विश्वसनीयता पर कोई सवाल न उठ सके, उसके कामकाज में कोई दखल न कर सके, और इसीलिए चुनाव आयोग का दफ्तर चुनी हुई सरकार से एक दूरी बनाकर रखता है। चुनाव से पहले जब चुनाव आयोग को सुरक्षा जैसे इंतजामों की जरूरत पड़ती है, तब वो सरकार से संवाद करता है। कैसे? लिखित में गृह मंत्रालय को सूचित किया जाता है। इसके अलावा सिर्फ कानून मंत्रालय के साथ संवाद होता है। कानून मंत्रालय, जैसा मैंने पहले बताया, चुनाव आयोग की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। अब यहां पर एक बात आप खुद समझिए, चुनाव आयोग में सरकार के दखल का या असर का मतलब ये नहीं कि वो गिनती में धांधली करवा लेंगे, अपने किसी उम्मीदवार को हारने के बजाय जितवा लेंगे। ऐसा तो नहीं ही होता होगा, लेकिन सरकार को कई और तरीकों से भी फायदा मिल सकता है। पिछले 3-4 बरस में चुनाव आयोग के ऐसे कुछ फैसले रहे भी हैं जिन पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग को सत्ताधारी पार्टी या प्रधानमंत्री के पक्ष में फैसले लेने पड़े हैं। ऐसे कुछ फैसले आपको गिनवाते हैं। 2017 में गुजरात विधानसभा के चुनाव का ऐलान करने में चुनाव आयोग ने थोड़ी देर की। हिमाचल में चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया। गुजरात के कार्यक्रम का ऐलान बाद में किया गया। विरोधियों ने सवाल उठाए, कहा कि बीजेपी सरकार को कुछ चुनावी ऐलानों का वक्त देने के लिए ऐसा हुआ। चुनाव का ऐलान हो जाता तो आदर्श आचार संहिता लग जाती और सरकार ऐलान नहीं कर पाती। इसी साल पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में भी आयोग के एक फैसले की टाइमिंग को लेकर सवाल उठे। जब दूसरी लहर हुई तो कई पार्टियों ने, मसलन कांग्रेस ने और टीएमसी ने, चुनाव आयोग को चिट्ठियां लिखी, मांग की कि चुनाव प्रचार पर रोक लगाएं, चुनाव की तारीखों को बदलें। इस पर चुनाव आयोग ने तुरंत फैसला नहीं लिया। जब बहुत आलोचना हुई तब 22 अप्रैल को फैसला हुआ, लेकिन इस फैसले से 1 घंटे पहले प्रधानमंत्री की तरफ से फैसला हुआ कि उनकी रैलियां रद्द हो रही हैं, और उसके घंटे भर बाद चुनाव आयोग का आदेश आया। एक और मामले का यहाँ जिक्र जरूरी है, जब चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठे। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचार का मामला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस समय बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें चुनाव आयोग में दर्ज हुई थी। तब सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त थे। प्रधानमंत्री ने आचार संहिता का उल्लंघन किया या नहीं, इस पर चुनाव आयोग के 3 सदस्यों में एक मत नहीं था। मुख्य चुनाव आयुक्त समेत 2 सदस्य एक तरफ थे और अशोक लवासा, जो उस वक्त चुनाव आयुक्त थे, वो प्रधानमंत्री को क्लीन चिट देने के खिलाफ थे। खैर, पीएम और शाह को चुनाव आयोग से क्लीन चिट मिल गई, लेकिन अशोक लवासा के साथ क्या हुआ, यह भी सुन लीजिए। अशोक लवासा अगर चुनाव आयोग में रहते तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बनते। अक्टूबर 2022 तक उनका कार्यकाल रहता, पर ऐसा हो नहीं सका। सरकार ने अशोक लवासा के खिलाफ सबूत खोजना जैसे शुरू कर दिया हो। बतौर आईएएस अशोक लवासा जिन पदों पर रहे, उन विभागों में जांच करवाने के लिए लिखा गया। अशोक लवासा के परिवार को भी सरकारी एजेंसियां जांच के दायरे में ले आई। उनकी पत्नी नोबेल लवासा को इनकम टैक्स रिटर्न में गड़बड़ी मिलने के लिए नोटिस दिया गया। फिर उनके बेटे अबीर लवासा और बहन शकुंतला लवासा पर भी आयकर विभाग ने नोटिस वगैरह भेजे। और फिर जुलाई 2020 में खबर आई कि अशोक लवासा चुनाव आयुक्त का पद छोड़ेंगे। उन्हें एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आई कि एडीबी में लवासा की नियुक्ति भारत सरकार की सिफारिश पर हुई, और ये बात भी आई कि लवासा ने सरकार से एक सहमति के बाद चुनाव आयोग छोड़ने का फैसला किया। अगर अशोक लवासा चुनाव आयुक्त का पद नहीं छोड़ते तो शायद सरकार के लिए भविष्य में उनको हटाना मुश्किल होता, संसद में महाभियोग लाना पड़ता। लेकिन लवासा ने नई पोस्टिंग लेकर चुनाव आयोग छोड़ दिया, और इस तरह से अशोक लवासा पद बीच में ही छोड़ने वाले देश के दूसरे चुनाव आयुक्त बन गए। विपक्ष के नेता चुनाव आयोग पर इन्हीं सब वजहों से लगातार सवाल उठाते रहे हैं। ये तो सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात हो गई। अब आते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर, और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जिस पर अभी बात हो रही है और जो जरूरी भी है, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं, वो है कॉमन इलेक्टोरल रोल। इसका मतलब पूरे देश में मतदाताओं की एक सी सूची हो।
अभी विधानसभा या लोकसभा के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित किया जाता है और उसकी एक सूची बनती है। लेकिन जो पंचायत के चुनाव होते हैं या शहरी निकाय के चुनाव होते हैं, ये राज्य का चुनाव आयोग करवाता है और इसकी वोटर लिस्ट अलग होती है। अभी देश में 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो चुनाव आयोग वाले वोटर्स की लिस्ट यूज करते हैं। कुछ पूरा मानते हैं, इसी के आधार पर नई लिस्ट निकालते हैं, और कुछ पूरा नहीं मानते हैं। सरकार चाहती है कि एक कॉमन वोटर लिस्ट हो। इसका वादा सरकार चलाने वाले राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी किया था। ये उसके चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा था। इसके अलावा पूरे देश में एक साथ सारे चुनाव करवाने का वन नेशन वन इलेक्शन का भी वायदा था भाजपा के घोषणा पत्र में। सिंगल वोटर रोल का सुझाव पहले भी आता रहा है। 2015 में लॉ कमीशन ने भी अपनी 255वीं रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि एक ही लिस्ट होनी चाहिए। इसके अलावा 1999 और 2004 में भी चुनाव आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। तो ये चुनाव सुधारों में गिना जा सकता है, लेकिन कुछ और भी ज़रूरी सुधार हैं जिन पर सरकार बात नहीं कर रही। विद्वान जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे लगातार काम कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन चुनावों में सुधार हो, यदि आपको लगता है कि राजनीतिक दल और राजनीतिक सिस्टम बेटर हो, और यदि आप चाहते हैं कि हमारी और आपकी सरकार इन सुधारों को लागू करे, तो ये ज़रूरी है कि आप इन विद्वानों को सुने। देखिए, चुनाव सुधार का जो मुद्दा है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें एक दो चीज़ करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जो अभी कैबिनेट ने 3 सुधार अप्रूव किए हैं, उनसे कोई जो ओवरऑल चुनाव की प्रणाली है और जो उसमें ये देखा जाता है कि चुनाव जो है वो कितना रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसमें कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि किस तरह के चुनाव हमें चाहिए, चुनाव सुधार हमें चाहिए, पहली बात तो अब पिछले कुछ सालों में ये जाहिर हो गया है कि जो चुनाव आयोग है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसमें जो इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति होती है, उस नियुक्ति करने की जो आजकल जिस तरह से होती है, उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये काफ़ी अब जाहिर हो गया है कि इलेक्शन कमिश्नर लोग बनते हैं, अगर वो ये तो नहीं कहना चाहिए कि वो सरकार का कहना हर वक्त माने, लेकिन वो सरकार के मर्जी के खिलाफ जाने में झिझकते हैं। कभी कभी झिझकते हैं, कभी कभी घबराते हैं, कभी कभी जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर उसका उनको नतीजा अच्छा नहीं मिलता। तो चुनाव आयोग के जो सदस्य हैं, इलेक्शन कमिश्नर 3 होते हैं, उनकी नियुक्ति का जो प्रावधान है उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके बारे में संविधान में ये लिखा हुआ है कि उनको उसी तरीके से हटाया जा सकता है जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज को, यानी कि इम्पीचमेंट होगा, पार्लियामेंट का भी दखल होगा वगैरह वगैरह। लेकिन जो 2 बाकी चुनाव आयुक्त हैं, इलेक्शन कमिश्नर, वो उनके लिए प्रावधान ये है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनको रिकमेंड करे कि इनको हटाए, उन्हें लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमिश्नर्स कैन बी रिमूव्ड एट द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये बड़ा मुश्किल है उन 2 लोगों से ये उम्मीद करना कि वो सरकार के सामने अपने प्रिंसिपल पे खड़े हो सकते हैं, बड़ा मुश्किल है। तो एक तो ये काम चुनाव आयोग की नियुक्तियां और उनके सर्विस कंडीशन, उनमें सुधार होने की जरूरत है। सबसे ये बहुत फंडामेंटल सी चीज़ है कि ये अगर नहीं होगा तो फिर आगे आप जो मर्जी करते रहिए, उसका कोई फायदा नहीं। तो एक तो ये बात है, ये तो हो गई चुनाव आयोग की। दूसरी बात यह है कि एक तो आमतौर पे लोगों में धारणा यह है, ज़्यादातर में, कि चुनाव 5 साल में एक दफ़ा होता है और ये लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा पर्व है जो हमको उसी हिसाब से मनाना चाहिए। इट हैज बिकम ए फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। हर 5 साल में जो आता है, जैसे कुंभ मेला 12 साल में आता है, ये 5 साल में आता है। लेकिन
ये हम लोग भूल रहे हैं और भूल चुके हैं मेरे ख्याल में कि चुनाव तो 5 साल के बाद होता है, लेकिन चुनावी प्रतिक्रिया वो हर वक्त चलती है, उसमें 5 साल के बीच में कोई वक्फा नहीं होता। अब आप देखते हैं कि अब तो आजकल तो रोज ही अखबारों में मैं समझता हूँ 4, 5, 6, 8, 10 पन्ने पूरे के पूरे तो किसी न किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर साहब की फोटो होती है और उनकी ये होता है कि इन्होंने 500 डिसीजन ऐसे ले लिए जिनका बहुत फायदा होगा। और अगर आप उसको पढ़िए तो जरा लगता है कि ये कोई ये डिसीजन लेना इस तरह के कोई खास बात है कि ये काम है मुख्यमंत्री का। तो जैसे कि आप सुबह उठ के दफ्तर गए तो वो भी एक अचीवमेंट है कि जी हम दफ्तर चले गए। इस तरह की बातें लिखना अखबारों में, और जनता का, मेरा और आपका पैसा खर्च होता है, किसी और का पैसा नहीं खर्च होता। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि अब फिर से उसकी बात शायद अब शुरू होगी कि लोकसभा और राज्यसभा और पंचायत के चुनाव इकट्ठे होने चाहिए क्योंकि इसमें बहुत खर्चा होता है। अरे भाई, ये जो स्टार दिए जाते हैं इनमें खर्चा नहीं होता, और दुनिया भर के और प्रपंच हैं। तो चुनाव की प्रतिक्रिया पूरा साल चलती है, हर 365 दिन। उस पे भी जो नागरिक हैं, जो मतदाता हैं, उनको उस पर भी नजर रखनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है। ये जो इलेक्शन कमीशन के रूल हैं, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, वो तो लागू होता है जिस दिन इलेक्शन की अनाउंसमेंट होती है, लेकिन इलेक्शन का खर्चा तो तब से शुरू नहीं होता, वो तो पूरे 5 साल उसका कार्यक्रम जारी रहता है। तो वो जरा देखने की बात है कि चुनाव सिर्फ उन 15 दिन या 3 सप्ताह तक सीमित नहीं है जब उसकी नोटिफिकेशन होती है और फिर उसकी रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तो चुनाव, इलेक्शन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस which happens every day of the year, and therefore अगर हम इसको उस हिसाब से देखें तो फिर हमारा नजरिया बदलेगा। और इसके साथ साथ अगर आप कहें, एक ये कहानी चल रही है इलेक्टोरल बॉन्ड की, कि जो कोई थोड़ी बहुत पारदर्शिता थी राजनीतिक दलों के पैसे के मामले में, वो इलेक्टोरल बॉन्ड ने बिल्कुल खत्म कर दी, और ये कानूनी तौर पे अब अलाउड है कि जिससे मर्जी पैसा लो, जितना मर्जी पैसा लो, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। यानी कंपनियों पे ये कानून था कि वो अपने मुनाफे का 7.5% से ज्यादा नहीं दे सकते। वो 7.5% की जो सीमा थी वो हट गई। ये बिल्कुल अब खुली छुट्टी है कि कोई कंपनी किसी पार्टी को जो मर्जी पैसा दे। और उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि किसी को पता नहीं कौन किसको पैसे दे रहा है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पता है। और स्टेट बैंक इंडिया, उसका नाम ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो सरकारी बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मैं समझता हूँ जो सत्तारूढ़ राजनीतिक दल है उसको ये सूचना मिलने में कोई देर नहीं लगनी चाहिए कि कौन किसको कितने पैसे। और ये जब ये स्कीम शुरू हुई थी तो मैंने लेख लिखा था, उसमें लिखा था कि ये आशंका है कि इसकी वजह से जो विपक्षी दल हैं उनको पैसा मिलना बिल्कुल बंद हो जाएगा। और उसके 2 साल बाद जब 2 साल का डेटा सामने आया तो उस वक्त ये पाया गया था कि 95% पैसा सत्तारूढ़ दल को मिला है, बाकी सबको 5% मिला। तो इलेक्टोरल बॉन्ड ने तो ये ट्रांसपेरेंसी वाला जो मामला है फंडिंग का, उस पर दरवाजा बंद किया हुआ है। तो पहली बात यह है कि जो चुनाव सुधार हैं वो कौन से दृष्टिकोण और किसके पक्ष में होना चाहिए। तो मोटा मोटा देखें तो एक तरफ है मतदाता और दूसरी तरफ है व्यवस्था और तीसरी तरफ है ये राजनीतिक दल। व्यवस्था माने इलेक्शन कमीशन, ब्यूरोक्रेसी वगैरह। तो जब हम चुनाव सुधार की बात करते
हैं तो वो किसके पक्ष में बात कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र में एक मूल बात है कि सारे जो चुनाव सुधार हैं वो जनता या मतदाता के पक्ष में होने चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव कारण कि भाई इससे ये मुमकिन नहीं है, वो मुमकिन नहीं है, या इधर उधर की टिप्पणियां देना, या किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक दलों के हित में चुनाव सुधार करना, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। तो इसमें क्या होने चाहिए, एक तो पारदर्शिता होनी चाहिए कि भाई कौन चुनाव में खड़ा हो रहा है, उसके खिलाफ क्या क्या क्रिमिनल केसेस हैं, ये हर एक पोलिंग बूथ के सामने रखना चाहिए। और दूसरा है पैसा, तो मनी और मसल पावर बोलते हैं, और जो पैसा है, पैसों का पूरा हिसाब जो है वो पब्लिक पे रखना चाहिए, जो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वजह से वो फिर से गुप्त हो गया है। और तीसरी बात है कि चुनाव सुधार में ये जो राजनीतिक दल हैं उनको जिम्मेदार ठहराना चाहिए। अगर वो क्रिमिनल कैंडिडेट को टिकट दें तो उनके नेताओं को जरूर इसमें कटघड़ी में खड़ा करना पड़ेगा कि भाई आप हमारे देश के लिए ऐसे उम्मीदवार क्यों खड़ा कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म भी जरूरी है, और मनी और मसल पावर के ऊपर एक लगाम भी जरूरी है। तो ये तीन जो है अहम मुद्दे हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में। व्यक्तियों की तरह संस्थाओं के लिए भी वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता। ये हमने भारत के इतिहास में कई बार देखा है। जैसा इमरजेंसी के वक्त हुआ था, तब न्यायपालिका और चुनाव आयोग की भूमिका पर गंभीर सवाल उठे थे। आगे क्या रास्ता है, इसके लिए आयोग को अपना इतिहास ही खंगालना चाहिए। सुना है टी.एन. शेषन नाम का भी कोई शख्स हुआ था चुनाव आयोग में, जो कहता था, आई ईट पॉलिटिशियंस फॉर ब्रेकफास्ट। आप में से कई लोग कह सकते हैं, छोटा सा मामला था, नोटिफिकेशन का मामला था। कई बार छोटे छोटे संकेतों के जरिए बड़ी बड़ी संस्थाओं को बताया जाता है कि उनको कैसे बर्ताव करना है, और इसीलिए आपकी इस पर नज़र रहे, चौकन्नी रहे, ये ज़रूरी है। चुनाव आयोग की बात हो गई, अब आते हैं न्यायपालिका पर। हम जानते हैं भारत में न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका के बराबर शक्तियां दी गई हैं। 3 स्तंभ हमारे लोकतंत्र के कार्य का विभाजन। संविधान में जो हमारे हक हैं उनकी रक्षा, उनका कस्टोडियन न्यायपालिका है, कोर्ट है, जुडिशरी है। जब इन अधिकारों पर आंच आती है तब हम अदालत की तरफ देखते हैं। पर क्या अदालतों में सब कुछ ठीक चल रहा है? जवाब हाँ में देना मुश्किल है। कुछ मिसालों पर गौर करिए। सबसे पहले बात करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट में जज जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला की। सुप्रीम कोर्ट के 3 वरिष्ठतम जजों की कोलेजियम ने फैसला लिया है कि जस्टिस पुष्पा का नाम हाई कोर्ट में स्थायी जस्टिस के पद के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब अब वो डिमोट होकर फिर से जिला जज हो जाएंगी। जस्टिस पुष्पा का सबसे चर्चित और विवादित फैसला आया था इसी साल जनवरी में। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच से उन्होंने एक फैसला दिया था जिसका नाम अब स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट जजमेंट पड़ गया है। ये मामला 39 साल के शख्स से जुड़ा था। अमरूद देने के बहाने वो एक 12 साल की बच्ची को घर ले गया और उसका यौन शोषण किया। इस दौरान उसने बच्ची के कपड़े उतारने की कोशिश भी की। सेशन कोर्ट ने इस शख्स को दोषी पाया और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट यानी पॉक्सो के तहत धारा 7 के तहत सजा सुनाई। ये दोषी इसके बाद राहत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के पास आया। वहां जस्टिस पुष्पा की सिंगल बेंच ने सुनवाई की और अपने फैसले में कहा, चूंकि आरोपी का शरीर बच्ची के शरीर से नहीं छुआ, इसलिए पॉक्सो एक्ट के तहत नहीं बल्कि आईपीसी की धारा 354 के तहत मामला है। पॉक्सो के तहत मामला बनाने के लिए और मजबूत साक्ष्य की जरूरत होगी। ये कहते हुए जस्टिस पुष्पा ने दोषी की सजा में बदलाव किया। आईपीसी की धारा 354 किसी महिला की लज्जा भंग करने के मामले में लगती है। जस्टिस पुष्पा के इस फैसले पर जाहिर है काफी हो हल्ला हुआ। कई लोगों ने इस तरफ ध्यान दिलाया कि जस्टिस पुष्पा ने भले दोषी को बरी नहीं किया, लेकिन एक बच्ची के साथ हुए यौन शोषण के मामले को एक महिला के यौन शोषण के बराबर ला दिया। ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट गया, जहां नवंबर 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट के इस आदेश पर स्टे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच ने अपने फैसले में सेशन कोर्ट में जो फैसला दिया गया था उसके मुताबिक दोषी की सजा को बरकरार रखा और बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा पॉक्सो एक्ट की व्याख्या पर टिप्पणी की। पते की बात यह कि जस्टिस पुष्पा की सिंगल बेंच ने ऐसे एक नहीं 2 फैसले दिए थे। जनवरी 2021 में ही गढ़चिरौली का एक मामला बेंच के सामने आया था। यहां भी दोषी को पॉक्सो एक्ट के तहत सजा हुई थी। यहां दोषी को एक बच्ची का हाथ पकड़कर पैंट की जिप खोले हुए देख लिया गया था। लेकिन ये मामला जब नागपुर बेंच के सामने पहुंचा तो पॉक्सो एक्ट की कुछ धाराएं हटा दी गई और कहा गया कि मामला
पॉक्सो के तहत एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट का नहीं है। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। इसके साथ पहले वाले मामले में केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार और राष्ट्रीय महिला आयोग भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अदालत ने तब नागपुर बेंच के दोनों फैसलों पर साथ में रोक लगाई और ये दोनों फैसले जस्टिस पुष्पा के दिए हुए थे। इस मामले पर इंडियन एक्सप्रेस अखबार के लिए अपूर्वा विश्वनाथ ने बड़े विस्तार से एक रिपोर्ट लिखी है। ये रिपोर्ट जस्टिस पुष्पा के नागपुर बेंच तक पहुंचने को लेकर भी कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने लाती है और हमें यह भी पता चलता है कि हमारा न्यायिक सिस्टम कैसे काम कर रहा है। जस्टिस पुष्पा बॉम्बे हाईकोर्ट में बतौर एडिशनल जज नियुक्त हुई। संविधान के अनुच्छेद 224(1) के तहत एडिशनल जज किसी अदालत के बार यानी वकीलों के बीच से अथवा राज्य की जुडिशियल सर्विस से नियुक्त किए जा सकते हैं। 2 साल का कार्यकाल होता है एडिशनल जज का। उनको नियुक्त किया जाता है अदालतों में जो बढ़ता वर्कलोड है उससे निपटने के लिए। अपूर्वा अपनी रिपोर्ट में बताती हैं कई बार इस पद का इस्तेमाल एक प्रोबेशन की तरह भी होता है। जज इस पद पर आते हैं, कुछ वक्त काम करते हैं और फिर उन्हें स्थायी रूप से उस हाईकोर्ट में जज बनाने पर विचार किया जाता है। रिपोर्ट आगे बताती है कि जस्टिस पुष्पा के एडिशनल जज बनने के वक्त ही आपत्तियां आनी शुरू हो गई थी। उनका करियर 2007 में शुरू हुआ बतौर जिला जज। 2017 में पहली बार उनके नाम की सिफारिश हाईकोर्ट की तरफ से हुई। सिर्फ ये सिफारिश सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सामने आई, जिसमें तत्कालीन सीजेआई जस्टिस दीपक मिश्र, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस मदन बी लोकुर शामिल थे। इस कॉलेजियम ने जस्टिस पुष्पा के नाम पर मंजूरी नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस पुष्पा को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट के वरिष्ठ जजों से राय मांगी थी, जिसके जवाब में बॉम्बे हाईकोर्ट के उस समय के 2 वरिष्ठ जज जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस DY चंद्रचूड़, उन्होंने जस्टिस पुष्पा को एडिशनल जज बनाए जाने के खिलाफ सख्त डिसेंट नोट भेजा था। ये दोनों नाम आपको सुने हुए लग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं इस वक्त। लेकिन इस डिसेंट नोट के बावजूद 2019 में सुप्रीम कोर्ट के एक नए कॉलेजियम ने जस्टिस पुष्पा के नाम पर सहमति जताई। इस कॉलेजियम में तत्कालीन CJI जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस AK सीकरी और जस्टिस SA बोबड़े थे। अब जस्टिस पुष्पा को हाईकोर्ट में स्थायी जज बनाने की सिफारिश आई उस कॉलेजियम के सामने जिसमें CJI हैं जस्टिस NV रमन्ना, मौजूदा CJI, और बॉम्बे हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जज बन चुके जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस DY चंद्रचूड़। अपूर्वा की रिपोर्ट में यह दावा है कि कॉलेजियम को जस्टिस पुष्पा के फैसलों ने एक चिंताजनक पैटर्न दिखाया। ये तो हुई जस्टिस पुष्पा की बात, जो कि बॉम्बे हाईकोर्ट से जुड़ी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ा एक और मामला है जो और भी ज्यादा हैरतअंगेज है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक जज रिटायर हुए, उनका नाम जस्टिस SN शुक्ला। अब CBI ने भ्रष्टाचार के एक मामले में इन SN शुक्ला के खिलाफ, पूर्व जज के खिलाफ चार्जशीट फाइल की है और ये मामला एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को अवैध फायदा पहुंचाने के आरोप से जुड़ा है। आप सोचिए, आपने अपने जीवन में कितनी ऐसी खबरें सुनी हैं जिसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में CBI चार्जशीट फाइल करे। ये मामला 2017 से शुरू होता है। मई के महीने में केंद्र सरकार ने पूरे देश में 47 मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन पर बैन लगाया। वजह, इन कॉलेजों में पर्याप्त सुविधाएं नहीं थी, इसलिए भारत में एक मेडिकल कॉलेज कहलाने के पात्र नहीं थे। इनमें से एक था लखनऊ का प्राइवेट कॉलेज प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। इस फैसले के खिलाफ प्रसाद इंस्टीट्यूट गया सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अचानक सुप्रीम कोर्ट में लगी रिट पिटीशन को वापस भी ले लिया। फिर इस मामले में 24 अगस्त 2017 को एक पिटीशन लगाई गई इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में। आप देखिए, कॉलेज पहले सुप्रीम कोर्ट गया, फिर पिटीशन वहां से वापस ली और हाई कोर्ट आ गया। 25 अगस्त को इस याचिका पर सुनवाई हुई एक डिवीजन बेंच के सामने और उसी दिन वहां से राहत भी मिल गई। इस डिवीजन बेंच में जस्टिस शुक्ला शामिल थे। ये कैसे हुआ? इसे लेकर CBI ने जो FIR दर्ज की है वो न्यायपालिका पर आपके भरोसे को आघात पहुंचा सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से याचिका सोच समझकर हटाई गई थी। CBI की FIR के मुताबिक जस्टिस शुक्ला के अलावा ओडिशा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज IM कद्दूसी, प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट के पलाश यादव और भगवान प्रसाद यादव समेत कई और नाम हैं जो आरोपियों की तरह शामिल हैं। FIR कहती है कि इन सब ने साजिशन याचिका सुप्रीम कोर्ट से हटवाई। इसके बाद इस याचिका को, इस पिटीशन को जस्टिस शुक्ला की बेंच के सामने लिस्ट करवाया गया। फिर जस्टिस शुक्ला ने प्रसाद इंस्टीट्यूट को राहत देते हुए 2017-18 के सेशन में दाखिले के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी कथित रूप से अवहेलना की। और जैसे ये बात पकड़ में आई, तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस दीपक मिश्र ने मद्रास, सिक्किम और MP हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जस्टिस शुक्ला पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों में दम है, उन्हें हटाने की कार्रवाई शुरू करने के लिए पर्याप्त आधार है। 2018 में CJI जस्टिस दीपक मिश्र ने जस्टिस शुक्ला से इस्तीफा देने या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए कहा। जस्टिस शुक्ला ने ऐसा नहीं किया। नतीजतन जस्टिस शुक्ला से न्यायिक जिम्मेदारियां ले ली गई।
जब जस्टिस दीपक मिश्र की जगह जस्टिस रंजन गोगोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने तो जस्टिस शुक्ला ने उन्हें चिट्ठी लिखकर राहत की मांग की। तब तक 2019 का मार्च आ चुका था, लेकिन सीजेआई गोगोई ने उन्हें हटाने की सिफारिश सरकार से कर दी। बावजूद जस्टिस शुक्ला को हटाने की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी और वो 17 जुलाई 2020 को ससम्मान इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिटायर हो गए। अब जस्टिस शुक्ला के खिलाफ चार्जशीट फाइल करने हेतु सीबीआई को सरकार की अनुमति मिल गई है और एजेंसी अपना काम आगे बढ़ा रही है। इस मामले को लेकर तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्र पर भी कई गंभीर आरोप लगे थे, क्योंकि प्रसाद इंस्टीट्यूट ने जो याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगाई थी, उससे पहले भी इस मामले में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी और तब सीजेआई मिश्र ने केंद्र से अपने फैसले पर पुनर्विचार को कहा था। केंद्र ने पुनर्विचार किया और उसके बाद भी प्रसाद इंस्टीट्यूट पर रोक जारी रही। अब इल्जाम लग गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर। तब क्या हुआ था? तब इस मामले में एसआईटी जांच के लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और तब सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे सीनियर जज जस्टिस जे चेलमेश्वर ने आदेश दिया था कि 5 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करे और देखे कि क्या एसआईटी की जांच जरूरी है। तब इस फैसले को लेकर जस्टिस चेलमेश्वर और चीफ जस्टिस मिश्र लगभग आमने सामने आ गए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने जस्टिस चेलमेश्वर का फैसला पलट भी दिया था। इस मामले को लेकर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय के रहे दीपक मिश्र के खिलाफ शिकायत भी की थी, पर इस शिकायत का भी कुछ नहीं हुआ। इस मामले में आप जितना गहरे उतरेंगे उतना ही परेशान करने वाली जानकारियां सामने आती रहती। कितने सारे गंभीर आरोप और मामले तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि न्यायपालिका में नियुक्ति और नियुक्ति के बाद जजों के बर्ताव की वैसी ही सूक्ष्म समीक्षा हो जैसी सरकार के बाकी 2 अंगों की होती है। न्यायपालिका वो दरवाजा है जहां आदमी तब पहुंचता है जब हर तरफ से निराश हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि वो आरोपों से परे रहे, और आरोपों से परे आप तभी हो सकते हैं जब आपके काम करने के तरीके में खुलापन हो, और इस खुलेपन में आरोपों और जांच को लेकर खुलापन भी शामिल हो। सोना तपता है तो कुंदन बनता है, मोल बढ़ता है, और ये बात हमारी न्यायपालिका पर भी लागू होती है। और ये तो कतई नहीं होना चाहिए कि जिसके खिलाफ मामला है वही सुनवाई करे और कुछ बरस बाद सफाई सी दे कि हाँ, मुझे सुनवाई नहीं करनी चाहिए थी। मुझे इस मौके पर देश के सीजेआई एनवी रमन्ना का 2 हफ्ते पहले का बयान याद आ रहा है। हर संस्थान की तरह न्यायपालिका को भी बाहरी मूल्यांकन के लिए तैयार रहना चाहिए। तो क्या ललन टॉप ये कह रहा है कि न्यायपालिका से उम्मीद ना करें? नहीं, लेकिन जिनसे उम्मीद है उनकी निगरानी भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उनका चौकन्ना रहना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब सुर्खियां सुनते हैं। पहली सुर्खी कर्नाटक से है, ये वीडियो देखिए। ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿಸಿದೆ ಈಗ ನಾನು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನನಗೇನ್ ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು ಈಗ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಉಳಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನಂದು. There is a saying, when rape is acceptable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. बहुत मुमकिन है कि ये वीडियो अब तक आपकी नजर से गुजर चुका होगा। कर्नाटक की विधानसभा का है। कांग्रेस के विधायक के.आर. रमेश खड़े होकर कहते हैं, अगर रेप को रोकना मुमकिन नहीं तो इसका आनंद लेना चाहिए। और जब वो ये बोलते हैं तो पूरा सदन इस पर ठाके लगा रहा है, विधानसभा के अध्यक्ष समेत। रेप जैसे घृणित अपराध पर इतनी असंवेदनशील टिप्पणी और उस पर माननीयों का ठहाका, ये शर्म से भर देना चाहिए हमें और आपको। वीडियो वायरल हुआ, हर तरफ लानत मलानत हुई। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने अपनी पार्टी के विधायक के बयान की निंदा की और फिर विधायक के माफी मांगने की खबर भी आ गई। पर क्या माफी मांगने से उनका अपराध माफ हो जाना चाहिए? 4 दशक से राजनीति में है के.आर. रमेश, वरिष्ठ कांग्रेस नेता कहलाते हैं और रेप को लेकर उनकी समझ का ये हाल है। और सदन में जो बाकी विधायक थे ठाके लगाने वाले, उनको भी कैसे दोष मुक्त किया जाए। अगली सुर्खी किसान आंदोलन से है। आंदोलन खत्म हो गया पर सुर्खियां खत्म नहीं हुई। सूत्रों ने दावा किया है कि किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी 18 दिसंबर को अपनी पंजाब वाली पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। इसके लिए चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। चढ़ूनी अक्सर संयुक्त किसान मोर्चा से विवाद की वजह से खबरों में रहे हैं। ऐसे में उनके राजनीति में आने की अटकलें पहले भी तेज थीं। हालांकि कुछ दिनों पहले न्यूज़ चैनल आज तक से बातचीत में उन्होंने कहा था, गंदी राजनीति के कारण किसान 380 दिन तक बैठे रहे, उसकी सुनवाई नहीं हुई और इसलिए इस राजनीति की गंदगी को दूर करने के लिए राजनीति में उतरना होगा। ये भी कहा था, खुद चुनाव नहीं लड़ूंगा, अच्छे लोगों को लड़वाऊंगा। सुना सुना सा लग रहा है क्या आपको?
इस सुर्खी के अगले सिरे का संबंध किसान आंदोलन से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे पंजाब से है। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा से गठबंधन का ऐलान कर दिया। आज दिल्ली में कैप्टन की मुलाकात हुई नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से। सूत्रों का दावा है कि कैप्टन की पंजाब लोक कांग्रेस भाजपा से कम सीटों पर चुनाव लड़े। शायद पंजाब में भाजपा बतौर सीनियर पार्टनर एंट्री चाहती है, तो क्या भाजपा वहां पर मुकाबले को चतुष्कोणीय बनाने में सफल होगी, जहां पर एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, एक तरफ आम आदमी पार्टी है, एक तरफ अकाली दल और बसपा का गठबंधन है, और अब एक तरफ भाजपा और पंजाब लोक कांग्रेस है। ये मुकाबला होगा तो लोगों को दिलचस्प नतीजे देखने को मिल सकते हैं। आज का लल्लन टॉप शो यहीं पर खत्म होता है। जाने से पहले एक निमंत्रण, 17, 18 और 19 दिसंबर को, यानी आज, कल और परसों, यानी शुक्रवार, शनिवार और इतवार, यही वाले इस दिन, जो मेरा प्रिय शहर है इंदौर, मालवा का केंद्र, मध्य प्रदेश का सबसे चौचक शहरों में से एक, वहाँ पर साहित्य, संगीत और संस्कृति का एक उत्सव हो रहा है लिट चौक के नाम से, इंदौर के यशवंत क्लब में। आप इस आयोजन में ज़रूर शिरकत करें ताकि आपको विद्वानों को सुनने का, देखने का, जानने का मौका मिले। पर सब विद्वान हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी पहुंच रहे हैं जो अपने विद्वान दर्शकों से सीखने के लिए आते हैं, जैसे आपका ये दोस्त। इतवार के रोज़ हम भी इंदौर में मौजूद रहेंगे। अगर आप लिट चौक में आएंगे यशवंत क्लब में तो मुलाकात होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।